हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जोन। इस वीडियो में हम हरियाणा पुलिस के एग्ज़ाम के लिए आईपीसी की धाराएं और उनके अध्याय यानी उनके चैप्टर का अध्ययन करेंगे। और ये आपके जो सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन जो आते हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है। और इसमें हम वे क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं और जो आ सकते हैं, वे क्वेश्चन भी हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले तो ये आपका 28 मई 2021 को जो है श्री हरजिंदर सिंह भल्ला, ये जो है हरियाणा के स्टेट लॉ कमीशन बनाए गए हैं। हरियाणा स्टेट लॉ कमीशन कौन बनाए गए हैं? हरजिंदर सिंह भल्ला। ये आपके जो है सेकंड हरियाणा स्टेट लॉ कमीशन है। कौन से हैं? दूसरे हैं। और कब बने ये? आपके जो है 28 मई 2021 को। वहीं इससे पहले जो ये उड़ीसा के जज रह चुके हैं, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के जज रह चुके हैं और अब ये बने अध्यक्ष हरियाणा स्टेट लॉ कमीशन के। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हरियाणा पुलिस के एग्जाम के लिए तो और भी इंपॉर्टेंट बनता है। तो ये आप याद रखेंगे, हरजिंदर सिंह भल्ला। वहीं एक बार बात करें फर्स्ट लॉ कमीशन की, जो भारत की बात करें तो फर्स्ट लॉ कमीशन या विधि आयोग, जो पहला विधि आयोग था, ये कब आया था? तो ये आया था 1834 में। और पहले विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये आपकी बात हो रही है भारत की आज़ादी से पहले की। तो ये थे लॉर्ड मैकॉले। लॉर्ड मैकॉले जो है पहले लॉ कमीशन के अध्यक्ष थे आज़ादी से पहले। और वहीं एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि किस एक्ट के तहत पहले विधि आयोग, पहले लॉ कमीशन की स्थापना की गई थी? तो ये की गई थी 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। चार्टर एक्ट के तहत जो है पहले लॉ कमीशन, पहले विधि आयोग की स्थापना की गई थी। और ये कब की गई थी? 1834 में। 1833 चार्टर एक्ट, 1834 में इसकी स्थापना की गई। और अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड मैकॉले। लॉर्ड मैकॉले पहले विधि आयोग के अध्यक्ष थे। वहीं एक क्वेश्चन और बनता है कि आजाद भारत के यानी आजादी के बाद पहला लॉ कमीशन, पहला विधि आयोग कौन सा था? आजाद भारत, तो इसकी स्थापना की गई थी 1955 में। आजाद भारत का फर्स्ट लॉ कमीशन। तो ये आप याद रखेंगे, 1955 में आजाद भारत के फर्स्ट लॉ कमीशन की स्थापना की गई थी और उसके अध्यक्ष थे एमसी सीतलवाड़। वहीं प्रेजेंट टाइम में 21वें लॉ कमीशन कौन है? बलबीर सिंह चौहान। बलबीर सिंह चौहान जो है प्रेजेंट टाइम में 21वें लॉ कमीशन है। नेक्स्ट अब बात करते हैं भारतीय दंड संहिता की। ये आपका जो है इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना जो है, इसको मंजूरी मिली थी 6 अक्टूबर 1860 को। 6 अक्टूबर 1860 को इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता को मंजूरी मिली थी। और ये लागू कब किया गया था? लागू किया गया था 1862 में। 1 जनवरी 1862 को ये लागू किया गया था। तो दोनों डेट आप याद रखेंगे। कई बार एग्जाम में ये पूछ लिया जाता था ये कब लागू किया गया था, और 1862 ऑप्शन में ना होकर 1860 ऑप्शन में होता है। तो एचएसएससी भी जो है 1860 का आंसर मानती है। तो आप जो है 1860 भी याद रखेंगे और 1862 भी। ये जो है पारित किया गया था, मंजूरी इसको मिली थी 6 अक्टूबर 1860 को। वहीं आपका जो है हाल ही में ये आपका ग्राम सचिव का पेपर हुआ था, जिसमें जो है चैप्टर से रिलेटेड और उनके धाराएं से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आप जो है चैप्टर के नाम जो इंपॉर्टेंट बनते हैं वो एक बार जरूर देखेंगे। तो ये भी आप याद रखेंगे, आप चाहे तो कॉपी में नोट कर सकते हैं। और कुछ जो इंपॉर्टेंट धाराएं हैं वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो टोटल बात करें तो टोटल जो है इसमें 23 अध्याय है, 23 चैप्टर हैं। और टोटल कितने सेक्शन है, कितनी धाराएं हैं? 511 धाराएं हैं। तो ये भी आप नोट करेंगे। टोटल आपके जो है इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता, इसमें कितनी धाराएं है? 511 धाराएं हैं और 23 चैप्टर हैं। इसमें स्टार्ट करते हैं।
पहला अध्याय, पहला चैप्टर किस चीज का है? प्रस्तावना का है। दूसरा अध्याय किस चीज का है? ये है साधारण स्पष्टीकरण। साधारण स्पष्टीकरण है दूसरे चैप्टर में। नेक्स्ट आप केवल इंपॉर्टेंट चैप्टर देखेंगे और इंपॉर्टेंट जो धाराएं हैं वही हम इस वीडियो में देखेंगे। जैसे अध्याय 5 कै यानी 5A, तो चैप्टर 5A है आपराधिक षड्यंत्र के बारे में। आपराधिक षड्यंत्र के बारे में। तो 120 कै में है धारा, ये आपकी धाराएं लिखी हुई है। तो 120 कै में है आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा। मेन आपको ये याद रखना है कि भी कौन सी धारा है और उसमें क्या है, उसकी डिटेल्स जो है वो आपको अभी याद नहीं करनी है। एग्जाम में इतना डिटेल में पूछा नहीं जाएगा, और पूछा भी जाएगा तो इतनी डिटेल में याद भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि हर किसी के जो इसमें कारावास होता है भी, कितना दंड होता है, क्या चीज होती है। तो आप केवल धारा याद रखेंगे और वो किसके बारे में जो हाईलाइट किया हुआ है वही आप याद रखेंगे। तो 120 क्या है, ये आप जो है आपकी जो 20-25 जितनी भी धाराएं बनेंगी आप एक बार साथ के साथ किस अध्याय में है तो अध्याय का नाम और धाराएं, तो जैसे 120 क्या है कॉपी में लिख दिया, ये आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा इसमें है, तो इस प्रकार से आप नोट करते चलेंगे। 120 ख में है आपराधिक षड्यंत्र का दंड, तो ये आप अलग से है 120 ख में आपराधिक षड्यंत्र की का दंड और इसकी परिभाषा है 120 क में। नेक्स्ट बात करते हैं अध्याय 6 की, चैप्टर 6 की। ये है राज्य के विरुद्ध अपराधों के विषय। जो राज्य के विरुद्ध अपराध किए जाते हैं यानी जो देश के प्रति अपराध किए जाते हैं, ये किस में है? अध्याय 6 में है, चैप्टर 6 में है। धारा 121, धारा 121 किस बारे में है? यह है भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना या युद्ध करने का प्रयत्न करना या युद्ध करने का दुष्प्रेरण करना। तो ये भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना ये किस धारा में है? ये धारा 121 में है, धारा 121 में है। वही राजद्रोह, राजद्रोह के बहुत मामले आते हैं, न्यूज में भी आते हैं, तो आपके मैक्सिमम वही क्वेश्चन होंगे कि इसमें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसे हत्या से रिलेटेड जो आपके मेन जो एग्जाम में पीछे भी पूछे गए हैं, चोरी से रिलेटेड, तो दहेज प्रथा से रिलेटेड, तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली न्यूज़पेपर में भी आते रहते हैं, यानी करंट के भी क्वेश्चन बनते रहते हैं और एग्जाम्स में भी पूछे जाते रहते हैं, जो आपकी जो है धाराएं रेगुलर यूज होती है। तो राजद्रोह, तो ये राजद्रोह क्या होता है? विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा या अवमान पैदा करना या पैदा करने का प्रयत्न करना, तो ये राजद्रोह आता है। राजद्रोह किस धारा में है? ये है 124 धारा कै, तो ये कै भी आप जरूर याद रखेंगे 124A में, 124 की धारा कै में राजद्रोह का मामला है। नेक्स्ट है धारा 125। धारा 125 क्या है? भारत सरकार से मैत्री संबंध रखने वाले किसी एशियाई शक्ति के विरुद्ध युद्ध करना। जो एशियाई शक्ति है यानी जो एशियन देश है उनके प्रति जो भारत से मैत्री संबंध रखते हैं उनके विरुद्ध युद्ध करना, तो ये भी जो है दंड के उसमें आता है। कौन सी धारा में आता है? 125 धारा में आता है। और नेक्स्ट आता है 126 में, भारत सरकार के साथ शांति का संबंध रखने वाली शक्ति के राज्य क्षेत्र में लूटपाट करना। तो कोई भी ऐसा है जो जिससे भारत के शांति के संबंध है और उस राज्य क्षेत्र में लूटपाट करना, ये किस में आता है? धारा 126 में, धारा 126 में। और उनके विरुद्ध युद्ध करना है, एशियाई शक्ति के विरुद्ध, आपको ये नाम याद रखना है, एशियाई यानी जो एशियाई कंट्री है उनके विरुद्ध युद्ध करना, ये धारा 125 में आता है। आप डिटेल में पढ़ना चाहो तो डिटेल में पढ़ सकते हैं। जैसे इसकी भाई कितनी अवधि हो सकती है कारावास की, 7 साल की हो सकती है, लेकिन आपको इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। आप धारा याद रखेंगे और किससे संबंधित है। आपकी 30 से 35 धाराएं बनेंगी, तो आप जो इन्हें कॉपी में भी नोट कर सकते हैं और इन्हीं में से ये कोई ना कोई क्वेश्चन बन जाएगा। वहीं चैप्टर 7, चैप्टर 7 किससे रिलेटेड है? ये है सेना। सेना कोई भी हो, नौसेना, वायुसेना से संबंधित अपराधों के विषय में चैप्टर 7 है। सेना, नौसेना या वायुसेना से संबंधित अपराधों के विषय में है ये। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 8 है लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराधों के विषय में। तो ये जैसे विधि विरुद्ध जमाव, विधि विरुद्ध जमाव ये है 141 धारा में, धारा 141 में विधि विरुद्ध जमाव, यानी विधि विरुद्ध जमाव क्या होता है? 5 या अधिक व्यक्तियों का जमाव
ये होता है विधि विरुद्ध। यदि उन व्यक्तियों का जिसमें वह जमाव गठित हुआ है तो ये होता है विधि विरुद्ध जमाव, धारा 141 में। वहीं बलवा करना जब विधि विरुद्ध जमाव द्वारा या किसी सदस्य द्वारा ऐसे जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है, तब ऐसे जमाव का हर सदस्य बलवा करने का अपराधी का दोषी होगा। यानी वो किसी काम को उकसाते हैं, उसको हिंसा का प्रयोग करते हैं, इकट्ठे होकर हिंसा का प्रयोग करते हैं, तो इस चीज को बोलते हैं बलवा करना। ये किस धारा में? अपनी 146 धारा में है। और जो है ये जमाव कितने से ज्यादा व्यक्तियों का होगा? 5 से ज्यादा व्यक्तियों का ये जमाव माना जाएगा। नेक्स्ट है दंगा। दंगा किस धारा में है? धारा 159 में। धारा 159 में दंगा करना, यानी इसमें दंगे में होगा दो या अधिक व्यक्ति लोक स्थान पर लड़कर लोक शांति में विघ्न डालते हैं, तो इसे दंगा कहा जाएगा, यानी दो या दो से अधिक व्यक्ति। वहीं दंगा करने के लिए दंड, जो उसके लिए दंड होगा, ये किस धारा में है? ये 160 धारा में है। 160 धारा में है, 160 में है दंगा करने के लिए दंड। वहीं वीडियो पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक जरूर करें और स्टडी जोन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट है अध्याय 11। अध्याय 11 में है मिथ्या साक्ष्य और लोक न्याय के विरुद्ध अपराधों के विषय में। तो धारा 191 है मिथ्या साक्ष्य देना, यानी झूठे प्रमाण देना। तो ये आपका किस में आएगा? धारा 191 में। अध्याय 12 किस चीज से संबंधित है? यह सिक्कों और सरकारी स्टैंपों से संबंधित अपराधों के विषय में, यानी जो सरकारी सिक्के हैं, सिक्के क्या होते हैं? जो आपके जो है नोट होते हैं, जो आपकी जो है करेंसी होती है, और जो सरकारी स्टैंप होते हैं, उनसे संबंधित जो अपराध किए जाते हैं, इसके विषय में किस अध्याय में लिखा हुआ है? ये आपका जो है चैप्टर नंबर 12 है। सिक्कों की परिभाषा, ये किस में है? धारा 230 में। धारा 230 में। आगे बात करते हैं चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 13 किस चीज के बारे में? बांटो और मापो, यानी जो बाट होते हैं, जो मापने तोलने का जो बाट यूज करते हैं, 1 किलो का बाट, 2 किलो का बाट, तो ये बाट और माप से संबंधित अपराधों के विषय में है अध्याय नंबर 13। तो 246 इसमें जो इंपॉर्टेंट है, 264 जो है आपकी धारा है, ये है तोलने के लिए खोटे उपकरणों का कपट पूर्वक उपयोग। तोलने के लिए खोटे उपकरणों का कपट पूर्वक उपयोग। तो जो खोटा है, ऐसे किसी उपकरण का उपयोग करना जिसका खोटा होना वह जानता है, कपट पूर्वक उपयोग करेगा। तो ये आपका जो है, जैसे मान लो ईंट वगैरह रख के जो है उसको तोल देना, कोई भी सामान देना, तो इस प्रकार के अपराध किस में आएंगे? धारा 264 में। धारा 264 में आएंगे तोलने के लिए खोटे उपकरणों का कपट पूर्वक उपयोग। वहीं धारा 265 में आएगा खोटे बाट, यानी बाट जो होता है वही खोटा हो या माप करने का उपकरण हो, जैसे मान लो लीटर मापने का हो, 5 लीटर मापने का जो जग होता है वो आपका जो है खोटा हो, यानी उसमें कम चीज आती हो, तो इस चीज का उपयोग करना ये आपका आएगा 265 में। वहीं लॉटरी कार्यालय खोलना, लॉटरी कार्यालय रखना, ये किस धारा में आएगा? ये धारा 294 कै में। 294 कै में, और ये आपका चैप्टर नंबर 14 है। 294 कै में आएगा लॉटरी कार्यालय रखना। वहीं आपका चैप्टर नंबर 15 आएगा धर्म से संबंधित अपराधों के विषय में। जो धर्म से संबंधित अपराध होंगे वो आएंगे चैप्टर नंबर 15 में। वही इसमें जो 295 धारा है, ये है किसी वर्ग के धर्म का अपमान करने के आशय से उपासना के स्थान को क्षति करना या अपवित्र करना, यानी जो जैसे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, उसको क्षति पहुंचाना, उसको अपवित्र करना, यानी जिस भी धर्म का जो है वो पवित्र स्थान हो उसको अपवित्र करना, उसको कोई नुकसान पहुंचाना। तो ये किस धारा में आएगा? ये आपका आएगा 295 धारा में, आईपीसी इंडियन पेनल कोड की धारा 295 में। वहीं धार्मिक जमाव में विघ्न करना, जो धार्मिक सम्मेलन किया जा रहा हो तो उसमें विघ्न डालना,
तो ये आपका आएगा धारा 296 में, धारा 296 में। ठीक है, तो ये आपका जो है धारा 296 नोट करते चले इनको। वही अगला चैप्टर आएगा चैप्टर नंबर 16। ये केवल आपकी जो है इंपॉर्टेंट धाराएं हैं वही इसमें नोट की जा रही है, और जो आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर है वही इसमें बताए जा रहे हैं। मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में, जो मानव शरीर पर यानी जैसे हत्या करना, इस प्रकार के आपके किस में आएंगे, अध्याय नंबर 16 में। तो ये क्वेश्चन जो है हत्या से रिलेटेड, चोरी से रिलेटेड, ये क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछे जा चुके हैं, और आने वाले एग्जाम्स में और जो है पैटर्न बदल रहा है। जो सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन है यानी जो पोस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये एग्जाम्स में और ज्यादा बढ़ के आ रहे हैं। तो आप जो है इन्हें जरूर ध्यान से पढ़ो, क्योंकि एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन और ज्यादा आएंगे। तो धारा नंबर 302 है हत्या के लिए दंड। हत्या के लिए दंड किस धारा में है, धारा 302 में। धारा 302 हत्या के लिए दंड। वहीं दहेज मृत्यु, दहेज मृत्यु किस में है, 304 ख में, धारा 304 ख में। ये आपके बिल्कुल ऐसे टॉपिक्स हैं जो रेगुलर न्यूज़पेपर में भी यानी करंट के क्वेश्चन रहते हैं, तो ये आप जरूर याद करेंगे। दहेज मृत्यु में पढ़ेंगे तो जहां किसी स्त्री की मृत्यु किसी दाह या शारीरिक क्षति द्वारा कारित की जाती है, या उसके विवाह के 7 वर्ष के भीतर सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा हो जाती है, यानी एक तो सामान्य परिस्थितियां हो गई, उसके अलावा किसी भी परिस्थिति में उसकी मृत्यु हो जाती है, या यह दर्शित किया जाता है कि उसकी मृत्यु के कुछ पूर्व उसके पति ने या उसके पति के किसी नातेदार ने दहेज की मांग के लिए उसके संबंध में उसके साथ क्रूरता की थी या उसे तंग किया था, वहां ऐसी मृत्यु को दहेज मृत्यु कहा जाएगा, और ऐसा पति या नातेदार उसकी मृत्यु कारित करने वाला समझा जाएगा। यानी 7 साल के अंदर या बाद में भी हो सकता है, तो उसकी शारीरिक स्थिति द्वारा उसकी जो मृत्यु हो जाती है तो इसे दहेज मृत्यु कहा जाएगा। और ये किस धारा में आता है, आईपीसी की 304 ख में आता है। नेक्स्ट है हत्या करने का प्रयत्न करना। हत्या करने का प्रयत्न करना यानी अटेम्प्ट टू मर्डर। अटेम्प्ट टू मर्डर ये किस धारा में आएगा, ये आएगा धारा 307 में। धारा 307 में आएगा अटेम्प्ट टू मर्डर, हत्या करने का प्रयत्न करना। वहीं एक है आत्महत्या करने का प्रयत्न, यानी आत्महत्या करना, यह आपका आएगा धारा 309 में। धारा 309 में आत्महत्या करने का प्रयत्न करना, हमें आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, ये भी अपराध है। तो नो मतलब नो, आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। किस धारा में है, 309 में है। तो आत्महत्या करने का प्रयत्न करना यह है धारा 309 में। नेक्स्ट गर्भपात कारित करने, अजात शिशुओं को क्षति कारित करने, शिशुओं को आरक्षित छोड़ने और जन्म छिपाने के विषय में। इसके बारे में भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि गर्भपात से रिलेटेड बहुत केस आते हैं। तो गर्भपात कारित करना, तो ये किस में है, ये धारा 312 में है। धारा यानी गर्भपात कराना ये धारा 312 में है। यानी इसमें जो है वो आएगी जो स्त्री यानी जिसके गर्भ में बच्चा हो, वह मर्जी से, वह अपनी मर्जी से गर्भपात कराती है, तो ये किस धारा में आएगी, 312। और स्त्री की सम्मति के बिना गर्भपात कराना, यानी उसको जो है विवश करना, गर्भपात कराने के लिए गर्भवती स्त्री को मजबूर करना, ये आएगा 313। 313 धारा में आएगा जब उसको मजबूर किया जाए गर्भपात कराने के लिए, तो ये 313 में आएगा। और उसकी मर्जी के साथ गर्भपात के एग्जाम में आया गर्भपात कारित करना, तो आपका आंसर आ जाएगा 312। नहीं तो लिखा होगा एग्जाम में स्त्री की सम्मति के बिना गर्भपात कारित करना, यानी उसकी मर्जी के बिना, तो ये आपका आएगा धारा 313 में। तो ये छोटे छोटे डिफरेंस है, इन्हें भी जरूर याद रखेंगे। एक धारा याद होगी उससे अगली धारा 312 313। नेक्स्ट है 359 धारा 359, ये है व्यापहरण। व्यापहरण एक होता है आपका अपहरण, एक है व्यापहरण। एक बार व्यापहरण देखते हैं, ये क्या होता है। व्यापहरण होता है जो कोई किसी अपर्याप्त व्यय को, यदि वह नर हो तो 16 वर्ष से कम आयु वाले को, और यदि वह नारी हो तो 18 वर्ष से कम आयु वाली को,
किसी विकृत व्यक्ति को, ऐसे अपर्याप्त या विकृचित व्यक्ति के विधिपूर्ण संरक्षण की संरक्षता में ऐसे संरक्षण की सम्मति के बिना ले जाता है या बहका ले जाता है, वह ऐसे अपर्याप्य या ऐसे व्यक्ति का विधिपूर्ण संरक्षता से व्यापहरण करता है। यानी किसी को बहला फुसलाकर, जिसकी जो है मान लो नर है तो उसकी आयु अगर 16 वर्ष से कम है, और लड़की है तो उसकी आयु अगर मान लो 18 वर्ष से कम है, तो उसको बातों में बहका कर, किसी भी चीज का लालच देकर उसका जो अपहरण कर लेता है, तो यानी जो बाल अवस्था में जो बच्चों का अपहरण किया जाता है तो उसे क्या कहा जाएगा? व्यापहरण। तो व्यापहरण किस धारा में आता है? ये धारा 359 में आता है। धारा 359 में ये आता है व्यापहरण। और भारत में से व्यापहरण, भारत में से व्यापहरण करना यानी व्यापहरण करके भारत की सीमाओं से परे, यानी भारत से बाहर ले जाता है, तो ये आपका आएगा धारा 360 में। धारा 360 में 359 में भारत में व्यापहरण करना और व्यापहरण, और धारा 360 में भारत में से व्यापहरण। तो ये आप याद रखेंगे। आगे देखते हैं अपहरण। अपहरण क्या आता है? ये आपका आता है 362 में। धारा 362 में अपहरण आता है। वहीं आपका जो है, आपने बहुत सारे केस देखे होंगे कि भाई जैसे भीख मंगवाने के लिए जो है किसी का अपहरण कर लेते, किसी बच्चे का अपहरण कर लेते हैं, और बाद में जो है उसके हाथ पैर तोड़ देते हैं या आंख वगैरह फोड़ देते हैं, और फिर उनसे जो है भीख मंगवाई जाती है। ऐसा जो है देश में बहुत बड़ा गोरख धंधा चल रहा है, जिसे आप जो है बड़े शहरों में देखोगे। तो इस प्रकार का बहुत केस होते हैं। तो भीख मांगने के प्रयोजनों के लिए जो है व्यापहरण करना, विकलांगीकरण करना, उसके विकलांग करना उसको, तो ये आपका आता है 363 कै में। ये किस धारा में आता है? ये 363 कै की धारा में ये आपका आता है। नेक्स्ट है हत्या करने के लिए व्यापहरण करना या अपहरण करना। तो व्यापहरण या अपहरण आप दोनों समझ चुके होंगे डिफरेंस। तो हत्या करने के लिए यानी उसको मारने के लिए, तो ये आपका आएगा धारा 364 में। धारा 364 में। नेक्स्ट है व्यक्ति का दुर्व्यापार करना। दुर्व्यापार यानी उसका जो है तस्करी करना, मानव तस्करी करना, ये किस में आएगा? ये धारा 370 में आएगा। धारा 370 में आएगा व्यक्ति का दुर्व्यापार करना, मानव की तस्करी करना। लेकिन आप याद रखेंगे व्यक्ति का दुर्व्यापार, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन जो है यही सेम डिजिट में आएगा। व्यक्ति का दुर्व्यापार करना आईपीसी की किस धारा के अंतर्गत आता है? 3 सेक्शन दिए होंगे, धारा 364, धारा 371, धारा 370, धारा 372। तो आपका आंसर आएगा धारा 370। नेक्स्ट है बलात्संग यानी बलात्कार करना, ये किस धारा में आएगा? ये 375 धारा में। इसके विषय में धारा 375 में। और बलात्संग के लिए दंड यानी बलात्कार के लिए दंड, ये किस धारा में? धारा 376 में। धारा 376 में। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं चैप्टर नंबर 17 की। ये चैप्टर के नाम जरूर याद रखें, क्योंकि ग्राम सचिव के पेपर में भी जो है एज बिल्कुल चैप्टर के नाम पूछे गए हैं कि भाई इस चैप्टर में क्या है। तो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर बनते हैं वो मैं चैप्टरों के नाम भी आपको जो है साथ के साथ कवर करा रहा हूं। तो चैप्टर के नाम भी आप लिख लें। और आप बिल्कुल ये सीरीज में चल रहे हैं, जो आपके इंडियन पेनल कोड है। वैसे तो ये आपके जो बहुत ज्यादा पेजेस की बन जाती है, बहुत ज्यादा धाराएं हो जाती है, लेकिन इसमें से जो इंपॉर्टेंट बनती है, जो एग्जाम में पूछी जा चुकी है या पूछी जा सकती है, वही हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो चैप्टर नंबर 17 किसके बारे में? संपत्ति के विरुद्ध अपराधों के विषय में। संपत्ति के विरुद्ध अपराधों के विषय में है चैप्टर नंबर 17। सबसे पहले आता है चोरी। चोरी किस में है? चोरी है 378 में। 378 धारा में है चोरी। और चोरी के लिए दंड किस में है? चोरी याद कर लिया तो इससे अगली धारा आ गई 379। तो ये आपकी आ गई चोरी के लिए दंड। नेक्स्ट है 390 में। 390 में है लूट। ये आप जो है नाम याद रखेंगे, जैसे लूट लिखा हो तो वो धारा 390 आएगी। अगर मान लो चोरी लिखा हो तो वो धारा 378 आएगी। 378 और ये आपकी आएगी लूट में 390।
डकैती लिखा हो, आपको जो है अक्षर पर जाना है, वर्ड ध्यान से देखना है। चोरी लिखा है, लूट लिखा है, डकैती लिखा है। डकैती लिखा हो तो ये आपका आएगी धारा 391, धारा 391 में डकैती। जब 5 या अधिक व्यक्ति संयुक्त होकर लूट करते हैं तो उसको क्या बोलेंगे? डकैती। लूट के लिए दंड किस धारा में है? 392 में है। और डकैती के लिए दंड किस धारा में है? 395 में है। डकैती के लिए दंड 395, लूट के लिए दंड 392, वही लूट 390, डकैती 391। डकैती क्या होगी? 5 से अधिक व्यक्ति संयुक्त होकर लूट करते हैं तो उसे डकैती कहा जाएगा। हत्या सहित डकैती, ये किस में आएगा? ये आपकी धारा है 396, यानी डकैती भी की और उसके साथ वहां पर जो व्यक्ति थे जिनके साथ जो उन्होंने लूट की, डकैती की, तो उसकी हत्या भी कर दी, तो ये आपका आएगा धारा 396 में, धारा 396 में। नेक्स्ट है किसी के साथ छल करना। छल करना यानी धोखा देना, उसको अपने विश्वास में लेकर उसका छल करना, उसकी जो है संपत्ति को हड़पना या किसी भी प्रकार का जो है उसको ठगना, तो छल करना ये किस में आएगा? धारा 415 में। छल करना किस में आएगा? धारा 415 में। नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 20, अध्याय 20, विवाह संबंधी अपराधों के विषय में। विवाह से संबंधी अपराध के विषय में किस में आएगा? चैप्टर नंबर 20 में। इसमें एक दो धाराएं देखते हैं। 493 नंबर धारा, 493 धारा है विधि पूर्ण विवाह की प्रवंचना से विश्वास उत्प्रेरित करने वाले पुरुष द्वारा कारित सहवास, यानी उसको विश्वास में लेकर और जो है उसके साथ सहवास करना, स्त्री के साथ, लेकिन जो है विवाह ना किया हो, तो ये आपका आएगा 493 में। 494 में आएगा पति या पत्नी के जीवन काल में पुनः विवाह करना, तो ये किसमें? यानी पहले से पति है या पत्नी है और दोबारा से विवाह करना, ये आपका आएगा धारा 494 में। कई केस देखते हैं ऐसे एग्जाम्स में, अखबारों में, न्यूज़पेपर में आते रहते हैं, तो ये कौन सी धारा आएगी? ये आपकी आएगी 494 धारा। नेक्स्ट है किसी स्त्री के पति या पति के नातेदार द्वारा उसके प्रति क्रूरता करना। जो स्त्री है उसके पति द्वारा या उसके किसी नातेदार के द्वारा, रिश्तेदार के द्वारा उस स्त्री के प्रति क्रूरता करना, मार पिटाई करना, तो ये आपका आएगा 498 कै की धारा के अंतर्गत, 498 कै की धारा के अंतर्गत। नेक्स्ट है मानहानि। मानहानि का जरूर एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। ये चैप्टर नंबर 21 आ गया मानहानि के विषय में। चैप्टर नंबर 21 किस में है? 21 क्या है? मानहानि के विषय में है। मानहानि कौन से आर्टिकल में है? 499 आर्टिकल में है। और मानहानि के लिए दंड है 500 आर्टिकल में। मेन तो आप जो पहला याद रख लोगे तो इसमें जरूर याद रखें भी अगला जो है दंड का है, कई में नहीं है, उन्हें आप ध्यान रखें। लेकिन जैसे मानहानि का 499 में है तो 500 में है मानहानि के लिए दंड, मानहानि के लिए दंड। नेक्स्ट है लास्ट चैप्टर है अध्याय नंबर 23, अपराधों को करने के प्रयत्नों के विषय में। अपराधों को करने के प्रयत्नों के विषय में ये है चैप्टर नंबर 23। और लास्ट जो आपकी धारा है, लास्ट सेक्शन है 511। 511 क्या है? आजीवन कारावास या अन्य कारावास से दंडनीय अपराधों को करने के प्रयत्न के लिए दंड, यानी उसको कारावास की सजा हो चुकी है, आजीवन या कोई भी सजा हो चुकी है, तो वहां से भी कोई दंडनीय अपराध करता है या प्रयत्न करता है, उसके लिए क्या दंड होगा? तो ये आपकी है लास्ट में। यानी आप सिंपल याद रखें कि उसको पहले से, इससे पहले जो भी उसको आईपीसी की धाराएं लग के उसको जो दंड मिल चुका है और लास्ट में जाके वो जेल में बंद है और फिर से वो दंड करता है, तो बिल्कुल लास्ट में उसका जो है अंतिम में उसका भी दिया हुआ है कि दोबारा से अगर दंड करेगा तो ये किस में धारा में आएगा? धारा नंबर 511 में, जो कि लास्ट धारा है। टोटल चैप्टर कितने हो गए? चैप्टर 23 चैप्टर हो गए। टोटल कितनी धाराएं होगी? 511 धाराएं हैं आपके आईपीसी में। वहीं आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए और स्टडी जोन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल का बटन जरूर दबाएं।
वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू।